नमस्कार दोस्तों, मैं अवैध तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर शो में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 जनवरी को हम रोज से लाइव हो जाया करेंगे सुबह 8 बजे और रोज की रोज करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे डेली बेसिस पे, ताकि आपको एक बर्डन ना महसूस हो और आगे चल के एग्जाम्स में आपको आसानी से तैयारी करने में मदद मिल सके। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को और बिना देरी किए हुए चलिए पहला क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किसकी स्मृति में किया गया है? तो जी बिल्कुल, अभी हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो वो जो किया गया है वो किसकी स्मृति में किया गया है? वो हमारा किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में। बिल्कुल सही बात है, सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में किया गया है। दरअसल हुआ क्या था कि 29 दिसंबर को ये संकल्प स्मारक की उद्घाटन किया गया था। तो हुआ क्या था कि आज से टोटल 78 साल पहले, यानी कि 1943 में बोस जी ने क्या किया था? बोस जी ने अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में कदम रखा था और पोर्ट ब्लेयर में कदम रखने के साथ यहां पे इन्होंने इंडिया की फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी, यानी कि पहली आजादी प्राप्त टेरिटरी बोला था। यानी कि फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी थी? फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी रही है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या था? 1943 में बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में कदम रखा था और इसी को फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला था। इसी के उपलक्ष्य में संकल्प स्मारक को बनाया गया है। ठीक है, अब इस जो संकल्प स्मारक है आपका, इसको किसने बनाया है? तो भाई इसको बनाया है किसने? सिनकैन ने। सिनकैन क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। सिनकैन है कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड निकोबार कमांड। अब इसके बारे में क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है? दरअसल जो ये आपका सिनकैन है, ये आपका भारत का पहला ओनली एंड फर्स्ट ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। मतलब कि इसमें तीनों सेनाएं एक साथ आपका काम करती हैं। ये फर्स्ट आपका ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। ठीक है, ये कब बना था? तो भाई 1998 में, यानी 1998 में बना था। 1998 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में। तो देखिए आपका क्या है, इसको जो संकल्प स्मारक है आपका, इसको सिनकैन ने बनाया है और ये ओनली है और फर्स्ट है ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। किसका? तीनों सेनाओं का। कब बना था? तो 1998 में इसका मतलब शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी इसमें ध्यान देने वाली है। चलिए, ये चीज समझ में आई आपको? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई कि क्वांटम लेबोरेटरी बिल्ट बाय आर्मी इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटम लेबोरेटरी जो आर्मी ने बनाई है वो कहां, इनमें से कहां पर अवस्थित है? तो इनमें से कहां पर अवस्थित है बताइए? तो भाई ये अवस्थित है आपकी मऊ नाम की जगह है, एमपी में। तो एमपी में आपकी ये जो है क्वांटम लेबोरेटरी आर्मी द्वारा बनाई गई। अब देखिए, क्या अभी तक आपकी टेक्नोलॉजीज थी, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही थी और सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही थी। अब आर्मी चाहती है कि कहीं ना कहीं हम, जब क्वांटम मैकेनिक्स में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्वांटम फिजिक्स इतना ज्यादा हावी हो रही है बाकी सब चीजों पे, तो क्यों ना कहीं हम इसका प्रयोग करके अपनी डिफेंस सर्विसेज में इसको लाएं और अपनी जो रक्षा नीति है उसको और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाए, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया, क्वांटम लेबोरेटरी को बनाया गया है। अब ये किसकी मदद से बनाया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के हेल्प से बनाया गया है। किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। अब ये क्या है? तो भाई ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी। अब उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एनएसए होता है। कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि अजीत डोभाल जी जो भी हैं। ठीक है, तो एनएससी बनी थी, उसके एनएसए जो है हेड होते हैं। अब इस कमेटी की हेल्प से
आपने आर्मी ने क्वांटम लेबोरेटरी बनाई है मऊ में। कहां बनाई है भाई? एमपी के मऊ में बनाई है। ठीक है, अब जो ये एनएसए बनाया, जो एनएससी बनाई गई थी, एनएसए बनाया गया था, ये 1998 में ये भी बनाया गया था। 1998 में एनएसए बनाया गया था, जो कि क्वांटम लेबोरेटरी मतलब अब बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी की एडवाइस करते हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। जिस इस समय कौन है ये? तो अजीत डोभाल जी इस समय एनएसए है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पता चला भाई कि क्वांटम लेबोरेटरी कहां बन रही है? तो क्वांटम लेबोरेटरी महू में बन रही है। महू कहां है? एमपी में है। ठीक है, ये किसकी हेल्प से बन रहा है? तो भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की हेल्प से बनाया जा रहा है। ये क्या है? तो ये एक एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है, और जिसका हेड होता है एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस समय ये अजीत डोभाल जी हैं, और 1998 में ये बनाया गया था प्रधानमंत्री को सुरक्षा सलाह देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भाई पणजी में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर की प्रतिमा स्थापित की गई है? देखिए गोवा में पणजी स्थित है, गोवा की राजधानी है पणजी, है ना, तो वहां पे इनमें से किसी एक की स्टैचू एस्टेब्लिश की गई है ताकि लोगों को फुटबॉल के प्रति जागरूकता हो और फुटबॉल खेलने के आगे बढ़े। तो भाई ये काम हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। भाई ये बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, आपको सबको पता है ना, रोनाल्डो जी। तो ये कहां के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, पुर्तगाल के हैं और पोर्टुगीज आपके ये फुटबॉलर हैं। और ये किस क्लब से खेलते हैं? तो भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब है आपका, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेलते हैं। और अब एक बात बताइए भाई, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी भाई लिस्बन है। ठीक है, तो आप इतना याद करिए कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है आपके पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड इनका क्लब है खेलने का। ठीक है, और लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। भाई ये बहुत महान फुटबॉलर माने जाते हैं पेले जी, और लियोनेल मेसी जो है आपके अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। सुनील छेत्री हमारे भारत के बहुत बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं इनको जो है उतना नहीं एक्सपोजर मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। भारतीय फुटबॉलर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा भारतीय फुटबॉल खेलने के लिए। कहीं ना कहीं मतलब ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो हमारे इंडिया में इतना बड़ा प्लेयर है तो हम इसको भी प्रमोट करें। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति को ओसीआई को बेचते समय आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, देखिए जैसे हमको पता है कि अगर कोई बाहरी आदमी ले रहा है हमसे जमीन तो आरबीआई की नोट की जरूरत पड़ती है। तो यही पूछ रहा है कि जो इनमें से ऐसी कौन सी जगह है, जो जमीन है या संपत्ति है, जिसको खरीदते या बेचते समय ओसीआई जो होता है, मैं ओसीआई भी आपको बता दे रहा हूं। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। दरअसल कोई ऐसा आदमी जो इस कार्ड को बिलोंग करता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? वो इंडिया में मल्टीपल विजिट कर सकता है, इंडिया में मल्टीपल विजिट कर सकता है विदाउट वीजा। मतलब वीजा एक ही बार दे दिया गया, उसमें मल्टीपल विजिट हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज जो ओसीआई होता है वो फॉरेन नेशनल होगा, फॉरेन नेशनल होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो ओसीआई कार्ड जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को फैसिलिटी मौजूद नहीं है। कोई भी फॉरेन नेशनल जो है जो दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड करता है वो ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है, जो कि कभी ना कभी इंडिया का सिटीजन होने के एलिजिबल रहा था पहले, वो ओसीआई कार्ड को ले सकता है। और इसमें फैसिलिटीज क्या होती है भाई? इंडिया में मल्टीपल टाइम विजिट कर सकता है विदाउट वीजा। दूसरी चीज, रिसर्च वर्क को छोड़ के ये कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकता है, ये कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन कर सकता है इंडिया में। ठीक है, ऑक्यूपेशन कर सकता है एक्सेप्ट किसको? रिसर्च को। रिसर्च के लिए इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, रिसर्च वर्क और गवर्नमेंट पब्लिक, जो पब्लिक आपकी सीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स को ये होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतनी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती है। बाकी ये लगभग इंडियन सिटीजन की तरह काम कर, एनआरआईज की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, बाकी सब तो ये खरीद सकता है। ठीक है, बाकी सब तो ओसीआई खरीद सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक चीज ऐसी है, मतलब बाकी सब चीजें नहीं खरीदते, कोई एक चीज ऐसी है जिसको ओसीआई बिना परमिशन के, बिना आरबीआई नोट के खरीद सकता है। तो ये चीज है आपकी
कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई भी रेजिडेंशियल या कैसी भी प्रॉपर्टी हो वो खरीद सकता है। बाकी अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और साथ में प्लांटेशन प्रॉपर्टी है या फार्म हाउस है, तो इन तीनों को बिना आरबीआई की नोट के नहीं खरीदा जा सकता। क्यों भाई? ये देखिए, एग्रीकल्चर लैंड हमारे किसानों की प्रॉपर्टी है और जो ओसीआई वगैरह भारत में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले कैपिटलाइज लोग हैं, तो अगर वो अलाउ कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन सेक्टर में भी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा और जो लोकल हमारे रूरल ऑक्यूपेशन है, जो रूरल हमारा जीडीपी है, वो कहीं ना कहीं हार्म होगी। तो इस वजह से इसको रोक लगा रखी है आरबीआई ने। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप ओसीआई है तो खरीद सकते हैं भारत में, जिसमें आपको आरबीआई की नोट नहीं लेनी पड़ेगी। ये अभी आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कल परसों में, उसमें ये क्लियर किया है कि भाई इसके लिए आपको नोट नहीं लेनी। अगर आप ये खरीद रहे हैं, आप कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड खरीद रहे हैं, कोई फार्म हाउस खरीद रहे हैं, कोई प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको आरबीआई की सहमति लेनी पड़ेगी, ये कंफर्म है। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूं। तो अगला प्रश्न क्या है? ठीक, अगला प्रश्न है कि थोलप व कुथु किस राज्य से संबंधित एक कला रूप है? तो भाई बताइए किस राज्य से संबंधित एक कला रूप है? बिल्कुल उदयवीर सिंह जी, मैं आगे चल के अभी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? पर चले आंसर देते रहिए साथ में। तो थोल पवकुथु किस राज्य से संबंधित एक कला रूप है? तो भाई ये केरल से संबंधित है। ये केरल का एक पपेट यानी कि कठपुतली शो है, ठीक है? पपेट शो है जो एक टेम्पल आर्ट बोली जाती है, ठीक है? अब ये न्यूज में क्यों है? तो ये न्यूज में इसलिए है कि पहली बार केरल में क्या है कि महिलाओं ने इसका आयोजन किया है। अभी तक क्या था? ये पितृसत्तात्मक था, मतलब सिर्फ पुरुषों द्वारा ही आयोजित किया जाता था, लेकिन अब पहली बार केरल में इस पपेट शो को यानी टेम्पल आर्ट को किसने किया है? महिलाओं ने आयोजित किया है। चलिए अब एक बात बताइए कि भाई जो पपेट शो आपका यूपी में होता है उसको क्या बोलते हैं? जो आपका यूपी में पपेट शो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं क्या? गुलाबो सिताबो। जी हाँ, बिल्कुल वही जो मूवी आई थी वही उसको बोलते हैं गुलाबो सिताबो। ये हमारे यूपी में इस नाम से ये पपेट शो यानी कठपुतली का खेल चलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ऐसा नहीं कि मैं फालतू की बात बता रहा हूं, ये काम का चीज है, आपको याद रखनी है कि गुलाबो सिताबो जो है यूपी का पपेट शो है और केरल का क्या है? ये थोला पवकुथु है। और ये एक टेम्पल आर्ट या पपेट शो है जो कि कई सालों से चला आ रहा था, सदियों से, जिसमें पुरुष काम करते थे, बट पहली बार इसको महिलाओं ने किया है। इस वजह से ये न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये समझ में आया? तो इसमें केरल आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई बिजली उत्सव है ये कहां मनाया गया? तो बताइए भाई बिजली उत्सव कहां मनाया गया है? जल्दी से भाई आंसर भी देते रहिए साथ में, ठीक है? बिजली उत्सव जो आपका मनाया गया है वो आपका मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। भाई कहां मनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मनाया गया है। कहां पे मनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मनाया गया है। तो भाई वाराणसी से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बताइए क्या है? तो वाराणसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। क्या है? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मानी जाती है, ठीक है? वर्ल्ड भी मानी जाती है, एक तरह से ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड मानी जाती है। दूसरी चीज कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, आपको पता है 24 तीर्थंकर थे, ठीक है? आपको सबको पता है 24 तीर्थंकर थे। तो जो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर थे यानी कि पार्श्वनाथ जी, ठीक है? जो पार्श्वनाथ जी थे वो यहीं पे जन्मे थे। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो भी काशी है, ठीक है? बाबा विश्वनाथ की नगरी जो है काशी जो है वो पार्श्वनाथ जी की जन्म नगरी भी है और ये ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। अब वापस आते हैं भाई बिजली उत्सव पे। तो भाई बिजली उत्सव क्या हो गया? बिजली उत्सव आपका मनाया गया है बनारस में, ठीक है? इसको मनाने के लिए भाई REC लिमिटेड करके कंपनी है पावर सेक्टर में, 1969 में बनी थी। 1969 में ये कंपनी बनी थी, ठीक है? और ये पावर सेक्टर की कंपनी है, इसके अंडर में मनाया जा रहा है। दूसरी चीज ये आपका क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। ये आपकी नवरत्न कंपनी है, ठीक है? नवरत्न कंपनी है। और इसको जो इसके साथ कंपनी काम कर रही है वो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी इसके साथ मिलकर ये काम कर रही है, यानी बिजली उत्सव को मना रही है। चलिए समझ में आई ये चीज, ठीक है? तो भाई उत्तर प्रदेश में आपका मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। अगला प्रश्न क्या है? तो
बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्री जो है हमारे, उन्होंने क्या कैंपेन लॉन्च किया तो बताइए। तो भाई उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है पढ़े भारत करके, ठीक है। दरअसल इन्होंने क्या किया है, एक 100 दिन का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने कहा कि भाई लोगों को पढ़ने की आदत डालनी है, अगर लोगों को अगर पढ़वाने की आदत डालनी है, ठीक है, लोगों को अगर पढ़वाने की आदत डालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई। इस कैंपेन में 100 दिन का जो रीडिंग कैंपेन है, इसमें इनकी मातृभाषा में, यानी कि मातृभाषा में, इनकी मातृभाषा में किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी, इनकी बुक्स दी जाएंगी। इनकी बुक्स देने के साथ इनको बोला जाएगी कि भाई इस बुक को आप पढ़िए, और जैसे जैसे इनकी एज स्पेसिफिक बुक्स दी जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए 3 साल के बच्चे को आप चाचा चौधरी पढ़ने को दोगे, ठीक है, 5 साल के बच्चे को आप चंपक पढ़ने को दोगे, उससे बड़ा हो रहा है बच्चा तो आप उसको कोई कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने को दे रहे हो, थोड़ा उससे बड़ा हो रहा है तो आपको उसको कुछ टेक्निकल बुक्स दे रहे हो। तो इस तरह मतलब उसकी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब बुक्स रीडिंग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनोवेशन, रिसर्च, इन सब का क्रेज उत्पन्न होता है और आप आगे चल के आगे मतलब कोशिश करते हैं कि भाई हम इनोवेट कुछ करें। तो इसी वजह से भारत ने पढ़े भारत नाम से ये कैंपेन चलाया। तो भाई कैंपेन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कैंपेन किसके अंडर में शुरू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंडर शुरू हुआ है, ठीक है। उससे पहले कौन सी पॉलिसी चल रही थी, तो उससे पहले आपकी चल रही थी भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की चल रही थी। उसके बाद भाई 34 सालों बाद ये पॉलिसी लाई गई और अब बोला जा रहा है कि भाई इसमें रीडिंग हैबिट उसकी मातृभाषा में कराएंगे, उनकी बुक्स को पढ़वाएंगे, और ये किसके अंदर होगा भाई, पढ़े भारत योजना के अंदर होगा, ठीक है। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके अंडर में काम हो रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वीएस पठानिया जी ने भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है भाई, किसको रिप्लेस किया है बताइए, ठीक है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है के नटराजन जी को। तो ठीक है, बिल्कुल, इनसे पहले जो थे वो के नटराजन जी थे। इनसे पहले जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ थे, डीजी थे, वो कौन थे, के नटराजन जी थे। और अब कौन है, वीएस पठानिया जी हैं, वीएस पठानिया जी हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई वीएस पठानिया जी ने किसको रिप्लेस किया है, तो के नटराजन जी को रिप्लेस किया है। अब जो इसमें और ऑप्शन दिए, जैसे आपका आर हरि कुमार जी दिया हुआ है, ये आपके इंडियन नेवी चीफ है, ठीक है, ये आपके नेवी चीफ है, ठीक है। और जो आपके कुलदीप सिंह जी हैं, ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, ये सीआरपीएफ आपका बल जो है उसके डीजी है, ठीक है। और आपका जो ये पंकज कुमार सिंह है, ये बीएसएफ के डीजी हैं, ठीक है। बीएसएफ आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके डीजी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई जो वीएस पठानिया जी अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ नियुक्त हुए हैं, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो के नटराजन जी को रिप्लेस किया है। और अब जो नए बने हैं वो वीएस पठानिया जी बने हैं। बाकी 3 ऑप्शंस को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्या है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, इन्होंने क्वेश्चन बोला है एसडीजी के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा की शुरुआत की है, यानी कि ग्रीन फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत इनमें से किस बैंक ने की है और क्यों की है भाई, ठीक है। तो बात यह है कि भाई इंडस इंड बैंक जो है आपकी, इंडस इंड बैंक दोस्तों, इसने क्या किया है, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट नाम का एक स्कीम शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो पैसा जमा होगा, पहली बात तो इसमें हाई रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप ये ध्यान लीजिए, पैसा है तो आप लगा सकते हैं इसमें, पहली बात तो आपको हाई रिटर्न्स दोस्तों मिलेंगे। दूसरी चीज, इसका काम क्या होगा, जो आपके यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, जो आपके यूएन एसडीजीज हैं, इनको फाइनेंस करने के लिए ये पैसा यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा भाई, इनको फाइनेंस करने के लिए ये पैसा यूज करेगी। तो भाई ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है हाई रिटर्न देगा। दूसरी चीज जो इसका पैसा है वो यूएनएसडीजी में फाइनेंस करने के लिए यूज होगा। अब यूएनएसडीजी क्या है, ठीक है, तो यूएनएसडीजी क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में ये बोला था, 2015 में ये बोला था, क्या बोला था भाई बताइए, 2015 में ये बोला था कि हम 2030 तक इन 17 गोलों को
फुलफिल करेंगे। 17 गोल बनाए गए थे एसडीजी में। कितने बनाए गए थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स क्रिएट किए गए थे और कहा गया था इन 17 लक्ष्यों को हम 2030 तक पालेंगे, ताकि जो हमारा कार्बन एमिशन को रोकने का जो पाथ है, जो आपका रास्ता है, वो आसान हो सके। ठीक है, तो 17 गोल कौन कौन से हैं ये मैं आपको कभी एक स्पेशल क्लास लूंगा आगे चल के, तो उनमें सारे क्लियर कर दूंगा। बाकी यूट्यूब पे या फिर आप गैलेक्सी चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2015 में बोला गया था कि 2030 तक ये 17 गोल कंफर्म कर दिए जाएंगे, मतलब इनको अचीव कर लिया जाएगा, ताकि जो कार्बन एमिशन का रास्ता है वो आसान हो सके। शुरू किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो इसके करंट अध्यक्ष कौन है भाई जनरल असेंबली के? तो अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। अब्दुल्ला शाहिद जी जो हैं इस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड हैं, अब्दुल्ला शाहिद जी। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये मालदीव्स के रहने वाले हैं। कहां के हैं? मालदीव्स के भाई पॉलिटिशियन हैं, और ये इस समय यूएन जनरल असेंबली के हेड हैं। और ये 2015 में इन्होंने बोला कि 2030 तक हम इन 17 गोल को, इन 17 लक्ष्यों को पालेंगे। और इन्हीं 17 लक्ष्यों को क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशन, आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इंडसइंड बैंक ने ये काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई हाल ही में प्रधानमंत्री ने जोड़ने वाली बहुउद्देशीय, किन दो जगहों को जोड़ने वाली बहुउद्देशीय पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो भाई अभी हाल ही में क्या हुआ था? आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पाइपलाइन शुरू हुई थी, जो जिसमें क्या होगा, तो क्या होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का एक साथ आपका कोऑर्डिनेशन होकर, ताकि डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में आसानी हो सके। तो ये पाइपलाइन शुरू की गई थी। ये कहां शुरू की गई थी? बीना से पनकी को शुरू की गई थी। तो भाई बीना कहां है? ये आपका एमपी में है। और पनकी आपका कहां है? तो पनकी आपका है यूपी में। ठीक है, कानपुर में है ये यूपी के। ठीक है, तो यूपी के कानपुर में है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका ये बीना पनकी प्रोजेक्ट है, ये कौन ऑपरेट करेगा? तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बीपीसीएल है इसको ऑपरेट करेगा। अब बीपीसीएल के बारे में जान लीजिए भाई, 1952 में ये बनाई गई थी कंपनी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे हेडक्वार्टर है? मुंबई में। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये भाई महारत्ना कंपनी है। मैंने अभी पिछले में बताया था कि एक आरईसी करके नवरत्न कंपनी थी, इसको मैंने महारत्न बता दिया। अब ये महारत्न नवरत्न है क्या? दरअसल ये एक ऐसी स्टेटस है, एक ऐसा मतलब आपको तमगा दे दिया गया है, जिससे ये पता चलता रहेगा कि आपने पिछले सेशंस में किस तरह का प्रॉफिट किया है। तो भाई ये जो तमगा है रत्नों का, ये दिया जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। किस बेसिस पे? उनके प्रीवियस, उनके पिछले लाभ के बेसिस पर, पिछले प्रॉफिट के बेसिस पर क्या दिया जाता है भाई? इनको ये तमगा दिया जाता है कि फलाना महारत्ना है, ये नवरत्ना है, ये मिनी रत्ना है। तो इस तरह से ये डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ठीक है भाई, बीना पनकी प्रोजेक्ट कौन ऑपरेट करेगा? तो बीपीसीएल ऑपरेट करेगा। महारत्ना कंपनी है, 1952 में बनी थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा देश एनडीबी में एक नया जोड़ा गया देश नहीं है? आपको पता है कि एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई गई है किसके द्वारा? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई गई है आपकी 2014 में बनाई गई थी, ब्रिक्स संस्था द्वारा ये बनाई गई थी। ब्रिक्स संस्था के बारे में आपको कुछ पता है तो बताइए भाई। ब्रिक्स संस्था के बारे में अगर कुछ पता है तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स संस्था जो है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नाम की 4-5 देश हैं जिन्होंने इस संस्था को बनाया था। ठीक है, इस संस्था को, ब्रिक्स नेशन को कब बनाया था? तो भाई 2006 में बनाया था। और 2009 में इनकी पहली समिट हुई थी, यानी पहला सम्मेलन हुआ था। और इसमें भाई बुलाया गया था कि 5 देश मिलकर एक नई संस्था का शुभारंभ करेंगे, जिसमें ये डेमोक्रेसीज आपस में डिस्कस करेंगी और चीजों को और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगी यूएन से बाहर रहकर। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कुछ चीजें याद करने वाली ये हैं कि इसमें जो साउथ अफ्रीका नेशन है ये आपका शुरुआत से नहीं जुड़ा था। ये आपका कब जुड़ा है? आके 2010 में जुड़ा है साउथ अफ्रीका नेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है कि 2021 में 4 नए देश जोड़े गए हैं। अब 4 नए देश जोड़े गए हैं, इनमें से कौन सा देश नहीं है वो ये बताइए। ठीक है,
तो भाई उनमें से कौन सा देश नहीं है? तो नेपाल ऐसा देश है जो नहीं है। नेपाल की जगह कौन जोड़ा गया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है आपका इन एनडीबी में नया जोड़ा गया। यानी ये 3 देश आपके पहले जोड़े गए थे और अभी हाल ही में इजिप्ट को भी जोड़ लिया गया है। भाई इजिप्ट क्या है? इजिप्ट एक अफ्रीकन देश है, कायरो इसकी राजधानी है और नील नदी यहीं से गुजरती है। ठीक है, तो आपने क्या जाना भाई कि एनडीबी में ये 4 नए देश जोड़े गए हैं। ठीक है, और इससे पहले ब्रिक्स नेशंस थे, उसके बाद जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे जोड़ा गया है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है और नील वहां पे बहती है। चलिए, तो ये चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि मैं रोज का रोज आपको क्या करूंगा, डेली के करंट अफेयर्स लाऊंगा और साथ में एक स्पेशल सेक्शन लाऊंगा ताकि आपके जो क्लासेस चल रही हैं उसका एक रिवीजन भी हो जाए आपके साथ में ही, और आप एक जगह पे वो फैक्ट्स पा सके ताकि आपको ओवरऑल रिवीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता रहे। तो उसी सीरीज में जो आज से मैं शुरू कर रहा हूं वो पहला ही शुरू करूंगा, मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में, और इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी ने किसको? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। यहां से ये भाग गया, लेकिन ये क्या था? बहुत ढीठ आदमी था। ये दोबारा फिर आता है और जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है तो चोरी से ये पृथ्वीराज चौहान जी को मार देता है। ठीक है, 1192 में ये दोबारा युद्ध हुआ था। तो भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपका 1191 में हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपका 1192 में हुआ। भाई ये पृथ्वीराज चौहान जी का था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई और ये बाद में मर गए। चलिए, कोई बात नहीं, शहीद हुए थे ये। भाई बहुत मतलब कह सकते हैं कि अच्छे इनको बोला जाता है। एक तरह से इन्होंने आखिरी बार कोशिश की जो आपके मुस्लिम आक्रांता बाहर से आया, जो तुर्क आक्रांता है उनसे लड़ने की, उसके बाद ये परास्त हो गए। फिर भारत में आपका स्लेव डायनेस्टी ने रूल करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद आपका जो स्लेव डायनेस्टी थी वो गौरी के बाद आ गई थी। चलिए, उसके बाद आपका क्या हुआ था? जब स्लेव डायनेस्टी खत्म, उसके बाद जो आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड खत्म होता है, फिर किसका रूल आता है? मुगल रूल आता है। तो भाई इसमें क्या हुआ? सबसे पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और बाबर ने किसको हरा दिया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल क्या कहते हैं, मुगल वंश का स्थापना कर दी। उसके बाद पानी पिया खाना खाया, यानी कि बैटल ऑफ खानवा। अब बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई और बाबर ने राणा सांगा जी को भी हराया। ठीक है, राणा सांगा को भी हराया। इसमें जो है बैटल ऑफ खानवा में बाबर फिर जीता और ज्यादा सुदृढ़ किया। इसी तरह मतलब इसने 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? उसने बाद भाई बैटल ऑफ चंदेरी होगा। बैटल ऑफ चंदेरी में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। किसको हराया? मेदिनी राय जी को हराया। और उसके बाद भाई 1529 में महमूद सुल्तान को हरा के बाबर मर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या देखा कि भाई पहले 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीतते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बैटल ऑफ खानवा में 1527 बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया और बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को 1528 में हराया। तो दोस्तों इसी तरह मैं रोज का रोज आपको कुछ फैक्ट्स लाते रहूंगा और आप ताकि अपना रिवीजन करते रहें और चीजों को पढ़ते रहिए। भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, अपनी पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़िए और हमारे साथ मेहनत करते रहिए। और भाई गैलेक्सी चैनल के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल पहुंच सके और हम लोगों को भी मजा आए पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सुप्रभात, शब्बा खैर, नमस्कार।